नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात होगी वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले की। 3 ऐसे प्रावधान हैं जिन पर स्टे लगाया गया है, जिसे लेकर सरकार कह रही है कि देखिए पूरे कानून पर तो रोक नहीं लगाई गई, यानी कि जीत हमारी है। लेकिन विरोध में जिन लोगों ने याचिका दाखिल की वो ये कह रहे हैं कि जिन प्रावधानों से दिक्कत थी उन पर तो स्टे लग गया, यानी कि जीत हमारी है। यानी कि दोनों ही पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और इन्हीं बदलावों पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता नाजिया इलाही खान जुड़ गई हैं। एक बार फिर से नाजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा इस बात की करेंगे कि वक्फ कानून को लेकर बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची और फिर यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो ठीक माना जाएगा। अब जो अलग अलग प्रावधान हैं उन्हें लेकर हम चर्चा करते हैं। यहां पर जरूरी है चर्चा। पहली बात तो यह कही गई कि साहब केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा गैर मुसलमान नहीं हो सकते और राज्य के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुसलमान नहीं हो सकते हैं। पहले यह संख्या नहीं तय थी, अब यह संख्या तय कर दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो विरोधी थे इस बात के वो ये कह रहे थे कि साहब ये तो इस्लाम मजहब का मामला है और मजहब के मामले में गैर मुसलमान क्या करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। यहां तो 4 गैर मुस्लिम केंद्रीय वक्फ बोर्ड में और 3 गैर मुस्लिम राज्य के वक्फ बोर्ड में। तो इसे कैसे समझा जाए? यह पहला प्रावधान। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विशाल जी, मुझे ऐसा लगा पहली बार कि चलो सर्वोच्च न्यायपालिका ने शरिया और इस्लाम को सुनने से और सुनने के बाद लोकतंत्र के मंदिर में पास हुए बिल को का समर्थन भी किया और महत्वपूर्ण तरीके से समझा। अब जब वक्फ के मामले में मैं सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर थी तो मेरा सवाल यही था कि जो भी जज साहब वक्फ बोर्ड को सुन रहे हैं या वक्फ एक्ट को सुन रहे हैं वो समझ कैसे रहे हैं, क्योंकि 1923 से लेकर के 2025 तक में कोई भी वकील जो 1923 से 2025 तक में कोई जितने भी वकील हुए हैं या मरे हैं या जीवित है, उन्होंने कभी भी वक्फ एक्ट पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा कभी वक्फ एक्ट रहा नहीं है। अब जब इसमें एक महत्वपूर्ण एक की जजमेंट आ चुका है तो दो चार ऐसे हिंदू वकील जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखा था, जिसको अवेसी ने रखा था, जिसको वक्फ बोर्ड ने रखा था, वो हिंदू वकीलों ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को समझाने की बहुत कोशिश की कि कलेक्टर पार्ट नहीं हो सकता है, हिंदू कलेक्टर पार्ट नहीं हो सकता है वक्फ बोर्ड का, क्योंकि ये इस्लामिक मामला है। और जाहिर सी बात है कि 1923 में जब सबसे पहले वक्फ को इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसका नाम मुसलमान वक्फ एक्ट था, मुसलमान वक्फ एक्ट था। लेकिन बात यहां पर आ रही है कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने तो अब अग्री कर लिया है। इनको तो मुसलमान वकील भी नहीं मिले जिरह करने के लिए, इनको तो मुसलमान वकील भी नहीं मिले कोर्ट को समझाने के लिए, इनको तो मुसलमान वकील भी नहीं मिले कोर्ट को ये बताने के लिए कि इस्लाम और शरिया क्या होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल या जितने भी हिंदू वकील खड़े हो रहे थे उससे ज्यादा शरिया, इस्लाम या मुसलमान वक्फ एक्ट कोई मुसलमान वकील समझा सकता था और शरिया को ज्यादा अच्छे से समझा सकता था। और शरिया और इस्लाम में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्या औरंगजेब ने कहां पर घोड़े दौड़ाए थे, या शाहजहां ने कहां पर मुजरा देखा था, या अकबर ने कहां पर तीर और तलवार मारे थे, या तैमूर ने कहां पर जंगें लड़ी थी इसलिए वो वक्फ की जमीन हो जाती है। तो ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि मुसलमान वकील ज्यादा अच्छे से समझा सकता, या कुरान में वक्फ कहां पर लिखा हुआ है ये भी मुसलमान वकील अच्छे से समझा सकता था कि कुरान की किस आयत में वक्फ लिखा हुआ है। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल या जितने भी हिंदू वकील खड़े हुए थे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को बताने के लिए कि हिंदू का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए वक्फ एक्ट में, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या इंडियन जुडिशरी के हवाले से समझा रहे होंगे। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और पूरे के पूरे बीएनएस और बीएनएसएस में, आईपीसी में और सीआरपीसी में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है या वक्फ की प्रॉपर्टी से को लेकर के कोई बातचीत नहीं है। अल्टीमेटली जीत हमारी हुई। जो 2 हिंदू कलेक्टर के बारे में बात हो रही थी इंटरवेंशन की, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। और अब क्योंकि मुसलमानों ने कहा हुआ था और अवेसी ने कहा हुआ था, जो इतनी गर्मी में शेरवानी पहन करके देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में जा रहे थे, दोनों सबने कहा हुआ था, 22 करोड़ की आबादी ने कहा हुआ था, जो लुंगी डांस कर रहे थे उन्होंने कहा हुआ था, जो उटंगे पैजामे पहन करके नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके यहाँ पर टेररिज्म और जिहादी एक्टिविटीज कर रहे थे 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में, उन्होंने भी कहा हुआ था कि भाई जब भी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो हम मानेंगे। तो अब मान लो कि भाई वहां पर जो 3 या 2 जो भी आंकड़े बताए गए हैं ऑर्डर में,
वो हिंदू वहां पर काम करेगा। पर विरोध करने वाले तो कह रहे थे गैर मुस्लिम होने ही नहीं चाहिए, तो ये एक तरीके से जो सरकार ने कानून में प्रावधान किया उसकी तो जीत हो गई, अब तो गैर मुस्लिम होंगे और संख्या भी तय हो गई। अच्छा, मुझे विशाल जी ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जीत का जश्न मना रहे हैं या खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है। ये जो अवेसी खुदक रहा है या अवेसी के चुन्नू मुन्नू जो खुदक रहे हैं या मुसलमान जो कह रहे हैं कि देखो तीन मुद्दों पर स्टे लग गया है, अरे ये बात तो पहले ही कंफर्म थी कि 2 कलेक्टर हिंदू होंगे या 3 कलेक्टर हिंदू होंगे। जब अमेंडमेंट नया बिल लोकतंत्र के मंदिर में पढ़ा गया था, उसको फिर से निकाल करके यूट्यूब पर देख लेना लोग कि भाई अमित शाह जी ने जब इस बिल को पढ़ा था राज्यसभा और लोकसभा में, तो उन्होंने थोड़े ही कहा था कि वक्त ट्रिब्यूनल में 10 और 50 हो जाएंगे हिंदू। 2 की ही तो बात चल रही थी, 3 की ही तो बात चल रही थी, जो बात चल रही थी, और वही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर में लिखा है। तो ये एक्चुअली में ये जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं, ये जो कठमुल्ले हैं ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने का काम कर रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि अब तो धीरे धीरे वक्फ बोर्ड का हिजाब खुलने का वक्त आया है, धीरे धीरे, क्योंकि जिस हिसाब से 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट आया था, वो गांधी, नेहरू और जिन्ना के समर्थन में किस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 1947 में जो मुसलमान भारत से गए थे, उनकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से गांधी ने बेलियाघट्टा पश्चिम बंगाल में धरना भूख हड़ताल पे बैठ करके गांधी किस तरीके से बोलता था कि नहीं, जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी जमीन को बाहिफाजत रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा भैया? अब वहां से जो हिंदू पाकिस्तान वाले एरिया से जो हिंदू भारत आए थे, उनकी जमीन को, उनकी प्रॉपर्टी को पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। आज भी गवर्नमेंट उस पर कब्जा करके बैठी हुई है और वहां के हिंदुओं की जमीन पर ही पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, पाकिस्तान में म्यूजियम बना हुआ है। तो अब आप मुझे बताएं कि जिस हिसाब से गांधी ने भारत के हिंदुओं पर जो अत्याचार किया है, वो तो अब धीरे धीरे खुल करके आएगा, अब तो धीरे धीरे हिजाब खुलेगा। लेकिन एक प्रश्न ये था कि भाई गैर मुस्लिम क्यों होने चाहिए, तो उस पर दलील ये दी गई थी कि साहब जो वक्फ की जमीनों के दावे हैं वो तो हिंदुओं की जमीनों पर भी हैं, विवाद में तो हिंदुओं की जमीनें भी फंसी हुई हैं, और इसीलिए चाहे केंद्रीय वक्फ बोर्ड हो चाहे राज्य का वक्फ बोर्ड हो, इसीलिए गैर मुस्लिम होने जरूरी हैं। कोई और धर्म के लोग भी तो होने चाहिए, क्योंकि प्रभावित तो वो भी सीधे तौर पर हो रहे हैं इससे। देखिए, हम में से किसी को भी इतिहास भूलना नहीं चाहिए विशाल जी। मैं अभी एक बहुत पुराना, मेरे ख्याल से आजादी से पहले का, मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर के बैठी हुई। जिस तरीके से गांधी ने सुहरावार्डे के साथ 16 अगस्त को बंगाल में हिंदू जेनोसाइड करने पर कोई भी टिप्पणी गांधी ने नहीं की और हिंदू जेनोसाइड होता रहा। जिस तरीके से पाकिस्तान वाले एरिया से हिंदू आए दिल्ली और उन्होंने मस्जिदों में कड़ाके की सर्दी में मस्जिदों में आसरा लिया और गांधी धरना दे करके कहा कि निकल जाओ मस्जिदों से, खाली करो, इस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार नहीं चलेगा। और कड़ाके की सर्दी में हिंदुओं को मस्जिद खाली करनी पड़ी और हजारों लाखों हिंदू मर गए सर्दी की वजह से। ये सारी चीजें अब खुल करके आएंगी। अब बात आती है कि यही मुस्लिम स्कॉलर आप लोगों के चैनल पर ही बैठ करके कहते हैं कि भाईचारा है। तो भाईचारा है तो अगर 2 या 3 हिंदू उसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं या कलेक्टर बन करके बैठ रहे हैं तो आपत्ति क्या है? अब इनके पास तो 2-4 वकील मुसलमान नहीं मिले, मुसलमान तो मदरसे में पढ़ता है, अब कलेक्टर आएगा कहां से? जो मुतवल्ली पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में काम कर रहा था, वो उसके पास कलेक्टर की डिग्री थोड़ी ही थी या उसके पास लीगल डिग्री थोड़ी ही थी। ये जितने भी जाहिल जपट जो मदरसे में शरिया और इस्लाम पढ़ करके आते थे, ये जाहिल जपट गटर छाप मदरसा छाप जो कुरान पढ़ करके आते थे, वो मुतवल्ली मैनेजर बन करके बैठ जाते थे। तो ऐसे सिचुएशन पर जिस हिसाब से वक्फ एक्ट जो मुसलमान वेलफेयर के लिए बनाया गया था, वो लैंड लूटो माफिया में कन्वर्ट हो गया था, उसको तो डिकोड करना ही था। अब आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ कि लाखों लाख प्रॉपर्टीज ये वक्फ ट्रिब्यूनल ने और वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की भी
ग्रैब करके रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सरकार का इंटरवेंशन भी होना जरूरी है और उसमें हिंदुओं का इंटरवेंशन भी होना जरूरी है। इवन मेरा एक सुझाव जो मैंने किरण रिजिजू जी को कल ही मेल किया है लिख करके, उसमें मैंने साफ सुथरे अंदाज में लिखा है कि साथ साथ एक सनातन बोर्ड भी बनाया जाए, ताकि वक्फ ट्रिब्यूनल ने, वक्फ एक्ट ने और वक्फ बोर्ड ने अपनी हटगर्मी और अपने लैंड लूटो माफिया के जिहादी आतंकी जितने भी मुतवल्लियों से हिंदुओं की जमीन पर जो जो धावा बोला है या ग्रैब किया है, उसको सनातन बोर्ड डिकोड करेगा पूरे विथ डॉक्यूमेंट्स, विथ रेफरेंस और पूरे मदर डीड के साथ और पूरे ब्लूप्रिंट के साथ, फैमिली ट्री के साथ, और वो फिर सर्वोच्च न्यायपालिका लेकर जाया जाएगा और वहां पर डिकोड करके सनातन बोर्ड हिंदुओं की संपत्ति को वक्फ बोर्ड से वापस लेगा। ये मैंने कल ही मेल किया है किरण रिजिजू को। ठीक है, एक और प्रावधान ऐसा ही है कि कलेक्टर की जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा कर दी गई थी इस कानून में। मान लीजिए किसी जमीन को पहले वक्फ का बताया जा रहा था, उस पर किसी और ने दावा किया, अब वो उस पर जांच हो रही है, तो जब तक कलेक्टर जांच करेगा, पहले ऐसा प्रावधान था कि तब तक वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जा सकती, लेकिन कोर्ट का कहना है कि नहीं, जब तक जांच होगी तब तक ये नहीं है कि वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। और ऐसा अधिकार कलेक्टर के पास है नहीं, ट्रिब्यूनल तय करेगा या कोर्ट तय करेगा कि जमीन किसकी है। तो थोड़े जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे क्या कलेक्टर को? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की है और कोर्ट में कहीं ना कहीं फिर से एक मुगलिया मानसिकता को इनहैंस करने की कोशिश की गई है। कलेक्टर क्योंकि वो जुडिशरी का पार्ट होता है, कलेक्टर क्योंकि उसको लीगल सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर वक्फ ट्रिब्यूनल या वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर, अब जैसे मेरा ये चैम्बर है, लीगल चैम्बर है दिल्ली में, अब वो आकर के 10-12 लोग आ जाते हैं दाढ़ी टोपी वाले और कहते हैं कि मैं वक्फ बोर्ड से आया हूं और ये मेरी जमीन है, भले ही वो यहाँ पर ताला लगा ले, भले ही वो इसको कैप्चर कर ले, लेकिन एक प्रावधान है कि हम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी डीड दिखा सकते हैं और वक्फ बोर्ड के मुंह से, हलक से अपना ये लीगल चैम्बर में दोबारा छीन सकती हूं। ठीक है, एक और ऐसा ही प्रावधान है जिसे लेकर बहुत मजाक बनाया गया। ये प्रावधान था कि अगर आप 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं तभी आप वक्फ कर सकते हैं। तो ये सवाल पूछा गया कि अभी तो राज्य सरकारों ने खुद ही नियम नहीं बनाए, उन्हें खुद ही नहीं पता है कि पता कैसे करेंगे कि साहब 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कौन। और मान लीजिए किसी ने कल ही इस्लाम कबूल किया और आज उसकी इच्छा है कि वो अल्लाह के नाम पर अपनी संपत्ति दान कर देना चाहता है, तो आप उसे रोक लेंगे क्या? ये तो उसकी अपनी मर्जी है। विशाल जी, ऐसा है कि वक्फ बाय यूजर को ही थोड़ा सा घुमा फिरा करके इसको मेंशन करने की कोशिश की गई है और इस पर मैंने आज से नहीं, मुझे याद है कि मेरी उम्र शायद 13 साल थी या 13 साल से कम की थी और तब से मैंने इस पर आवाज उठाया है और तब मैंने 13 साल से कम की उम्र में मैंने एक सिनॉप्सिस लिखा था जो मैं आपको भेज भी दूंगी व्हाट्सएप पे, कि जो भी माता पिता, जो भी अम्मा अब्बा अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहते हैं, वो पहले अपने बच्चों को तो देख लें। जिस तरीके से हमारे यहाँ सक्सेशन एक्ट में जब हम जाते हैं इस्लाम के तरीके से, अल कुरान के तरीके से, हदीस के तरीके से, तो बेटियों का जो होता है वो 10 पैसा होता है और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेटों को चली जाती है। ये जो पार्शियलिटी हो रही है बेटियों के साथ, तो जो आप वक्फ बाय यूजर के हिसाब से जो आप वक्फ कर रहे हो, तो कम से कम वो बेटियों को दे दो ना। आप बेटियों को बिल्कुल लावारिस करके क्यों छोड़ रहे हो? द सेकेंड थिंग इज कि इसी बहाने कम से कम इस देश में जो 2 करोड़ से ऊपर एक्स मुस्लिम है वो पता चल जाएगा कि किसने किसने इस्लाम छोड़ा है और किसने किसने इस्लाम पकड़ा है, इसका भी डिकोड हो जाएगा। और इसी बहाने एक्स मुस्लिम से जो अभी 3 दिन पहले इस्लाम छोड़े हैं, जो 4 दिन पहले इस्लाम छोड़े हैं और उसके घर वालों ने उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया है, संपत्ति में हक नहीं दे रहे हैं, बच्चों से मिलने जुलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बीवी ने छोड़ दिया है, तो एटलीस्ट ये 2 करोड़ से ऊपर जो एक्स मुस्लिम है उनके साथ जो पार्शियलिटी हो रही है प्रॉपर्टी को लेकर के या परिवार को लेकर के या एक्विटेंस को लेकर के या संपत्ति को लेकर के या रिलेशन को लेकर के, वो भी धीरे धीरे डिकोड हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम क्या सुनते हैं, चाहे देवबंद से आवाज आए, चाहे जमायतुल उलमाए हिंद से आवाज आए, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आवाज आए कि भाई देखिए बहुत सारे लोग मुसलमान बन रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान लव जिहाद की जो विक्टिम है वो बन जाती हैं और ये जो धीरे धीरे मुस्लिम का पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो घुसपैठियों से बढ़ रहा है, कोई हिंदू जाकर के मुसलमान नहीं बन रहा है।
जिस पर मेरी रिसर्च भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्लॉज आया है और ये जो जजमेंट और ऑर्डर में चीफ जस्टिस के बेंच से लिखा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे ऊपर इस पर रिसर्च करने का बहुत बड़ा जरिया भी है और तरीका भी है। और कहीं ना कहीं इस एक पॉइंट से हम इस देश के सारे एक्स मुस्लिम को डिकोड कर करके एकदम ओपनली बाहर निकालेंगे, ताकि वो भी अपनी संपत्ति के लिए, अपने लिए और अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए वो लड़ सके। एक आखिरी प्रश्न है, वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तो कराना ही होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पहले भी कानून था जिसमें संशोधन भी हुए, उसमें भी ये तो प्रोविजन था कि मान लीजिए कोई आदमी आकर कह रहा है कि मैं वक्फ करना चाहता हूं, तो पहले पता तो हो ये जो आदमी दान करने आया ये संपत्ति उसकी अपनी भी है कि नहीं है, और जिसने वो दान करी उसको फिर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भी करना पड़ेगा। अब बताइए, इतना सिंपल रजिस्ट्रेशन करवाने के प्रोसेस को भी कोई मना कर सकता है क्या? रजिस्टर कराने से कौन डरता है? हजारों एकड़ ऐसी जमीनें हैं। मैं जरूर आपके साथ विशाल जी स्टूडियो में आकर के पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं बैठना चाहूंगी। हजारों एकड़ ऐसी जमीनें हैं जिसको वक्फ बोर्ड ने ग्रैब किया है, वक्फ बोर्ड ने ऑक्यूपाई किया है, पर जब जब उनसे उन प्रॉपर्टीज के पेपर और रजिस्ट्रेशन और डीड मांगे जाते हैं तो वो नहीं दे पाता है। अब जैसे कुतुब मीनार पर जब आप जाइएगा तो कुतुब मीनार पर साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने हजारों मंदिरें तोड़ी और उसके बाद कुतुब मीनार बना दिया और अपने नाम को उसने बड़ा बनाने के लिए कुतुब मीनार बना दिया। तो आज जब वक्फ बोर्ड उसको ऑक्यूपाई कर रहा है और जब हम उससे अग्रीमेंट मांगेंगे, डीड मांगेंगे, तो क्या वो दे पाएगा? अब जैसे ताजमहल पर भी वक्फ बोर्ड कहता है कि ताजमहल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, पर हमें ऐसा लगता है कि वो मंदिर है, क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से उसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। हमारे इस्लाम के हिसाब से सुपुर्दे खाक किया जाता है बॉडी को। जब मैं मर जाऊंगी तो सुपुर्दे खाक किया जाएगा, मुझे दफनाया जाएगा, मुझे पानी पर फ्लोट नहीं करवाया जाएगा या 2 तल्ले या 3 तल्ले पर दफनाया नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें डिकोड होंगी। अब जैसे हालिया में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अब नहीं रहे हैं, 2024 में हार गए हैं, उन्होंने कह दिया था कि जो पार्लियामेंट है वो वक्फ का है। अब उसमें डीड मांगो कि भैया तुमने कह दिया, हवाबाजी में तो बात चलेगी नहीं, लाओ दिखाओ, मुझे डीड दिखाओ, मदर डीड दिखाओ, तुम अग्रीमेंट दिखाओ, तुम सारे थंब इंप्रेशंस दिखाओ, तुम एक डीड ऑफ प्रॉपर्टी जो बनती है उसका रजिस्ट्री जो होता है, उसके जो टैक्स पेमेंट होते हैं, डीड के जो पैसे भरे जाते हैं, वो चालान दिखाओ, खतियान नंबर दिखाओ, दाग नंबर दिखाओ, वो सारी चीजें दिखाओ। तो वो तो हार जा रहा है। आप देखिए कि जब ये सर्वे चल रहा था, ये जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया और जब पार्लियामेंट में इस बिल को पढ़ा गया और जब इसके बाद एक बहुत बड़ी कमेटी बनी और जब सर्वे स्टार्ट हुआ, जिसमें 4 राज्यों का सर्वे मैंने भी करके माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में भेजा, तो उसमें क्या बात सामने आई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या वक्फ बोर्ड हो या असदुद्दीन अवैसी हो, वो लोग बार बार एक ही चीज चिल्ला रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम कागज क्यों दिखाएंगे? तो इनका गाना एक ही होता है। एनआरसी की बात होती है तो कहता है हम कागज नहीं दिखाएंगे, एसआईआर की बात होती है तो कहता है हम वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे, वक्त प्रॉपर्टी का सर्वे होता है तो कहता है कि हम डीड नहीं दिखाएंगे। तो आखिर दिखाना क्यों नहीं चाहते हो? इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैं फिर कह रही हूँ विशाल जी कि ये अभी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम पार्टी का जश्न मनाएंगे, अभी तो ऑर्डर आया है। अब इस ऑर्डर के बाद मेरी कितनी याचिका है और भी वकीलों की कितनी याचिका है, वो तो अभी दायर होना बाकी है। और जनवरी 26 के बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, उसका इंटरोगेशन करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इन लोगों से उसकी प्रॉपर्टी मांगेंगे और इनको देना पड़ेगा। और अगर ये नहीं देंगे तो ये हार एक्सेप्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, इस मुद्दे को इतना डिटेल में समझाने के लिए, इतने आसान तरीके से समझाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर आकर हो क्या रहा है और आगे इसका रास्ता क्या नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।